पिछले 3-1 महीने से किसान आंदोलन की चर्चा बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर चल रही है और एक वक़्त तो ऐसा था कि लग रहा था कि दिल्ली में सिर्फ़ किसान आंदोलन ही है, अभी भी वो आंदोलन की सुगबुगाहट है। अब वो कहाँ-कहाँ है, कैसे है, ये एक अलग चर्चा का विषय है। लेकिन माना ये जाता रहा था शुरू में कि किसानों का आंदोलन एक बड़े प्रभुत्व वर्ग में है, जो समाज का अग्रणी वर्ग रहा है, उसके हाथ में है। लेकिन ये सवाल पूछने की किसी ने ज़रूरत नहीं समझी कि समाज का जो सबसे बड़ा वर्ग है, वो इस आंदोलन में कहाँ पर है? जो समाज का जो सबसे बड़ा वर्ग, जो दलितों का वर्ग है, जो काम करता है खेतों में, वो उसको कहाँ कैसे देख रहा है? और इस पूरे मामले को अभी तक शायद उतनी शिद्दत के साथ, उतनी बड़े स्तर पर समझा नहीं गया। इस पूरी स्थिति को समझने के लिए हमारे साथ हैं इस देश के सबसे बड़े दलित चिंतक जिनको कहा जाता है, लेकिन मुझे लगता है दलित चिंतक कहने से ज़्यादा वो चिंतक हैं और जो सभी पूरी समग्रता में देश की समग्रता को समझने में जिनका विश्वास है, हमारे साथ हैं चंद्रभान जी। चंद्रभान जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। इस समय जब देश का आंदोलन किसान आंदोलन चल रहा है, तो ये सवाल जो नहीं उठा, वो मैं उठाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दलितों का मतलब किसान आंदोलन में दलित है कहाँ पर और किस तरीके से ले रहा है? क्यों? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आपकी थियरी रही है, आप ये मानते रहे हैं और आपके जो जिनको आप मानते रहे हैं, वो भी ये मानते रहे हैं कि दलितों का समाज ने वो हक नहीं दिया, किसी आंदोलन ने वो हक नहीं दिया जो उनको मिलना चाहिए था। तो आपका क्या कहना है कि किसान आंदोलन में दलित कहाँ पर हैं? और ख़ास तौर से इस तरीके से कि पंजाब में जब है, तो पंजाब में किसानों का जो आंदोलन है, वो एक वर्ग के पास में है और वहाँ पर दलित उससे बहुत ज़्यादा जुड़ा नहीं है, जैसा कि मुझे बताया गया। सच्चाई क्या है? सही क्या है? वो आप बताएँगे। सर, इसमें पहली बात तो मैं यह स्पष्ट करना चाहूँगा, मैंने कहीं कहा भी है कि यह आंदोलन बहुत ही मजबूत लोगों का नहीं है। यह आंदोलन जो भारत का जो सोशल जो है स्ट्रक्चर है, उसमें मिडिल कास्ट का है यह आंदोलन। यह आंदोलन, इस आंदोलन में सवर्ण समाज नहीं है। इस आंदोलन में बनारस नहीं है, लखनऊ नहीं है, गोरखपुर नहीं है, भोपाल नहीं है। यह आंदोलन वहां पर है जहां अनाज का बड़े पैमाने पर प्रोक्योरमेंट होता है। भारत में गेहूं और चावल का प्रोक्योरमेंट हब जो है पंजाब है, हरियाणा है, वेस्टर्न यूपी है, राजस्थान का कुछ हिस्सा है, तराई में इधर है उत्तर प्रदेश में। जो गंजेटिक बेल्ट, जिसको ट्रेडिशनल सवर्ण हिंदी क्षेत्र बोलते हैं, वहां पर सरप्लस नहीं पैदा होता है, वहां पर प्रोक्योरमेंट नहीं होता है। कुछ मध्य प्रदेश में शुरू हुआ है, छत्तीसगढ़ में चावल का कुछ प्रोक्योरमेंट होता है, कुछ आंध्र प्रदेश में होता है चावल का प्रोक्योरमेंट। जहां प्रोक्योरमेंट नहीं होता है, उसका मूल कारण है कि जो गंजेटिक बेल्ट में जमीन का स्वामित्व मूलतः ट्रेडिशनली सवर्ण समाज के हाथ में रहा है। सवर्ण समाज अपने हाथ से खेती नहीं करता है और सवर्ण समाज के लिए लैंड अंडर यूटिलाइज्ड है। वो शेयर क्रॉपिंग पर दे देते हैं छोटे पिजन्स के साथ, इसलिए वहां पर ये आंदोलन नहीं है। दलित इस आंदोलन में शामिल नहीं है, लेकिन दलित की इस आंदोलन के प्रति इम्पैथी है। इम्पैथी इसलिए है क्योंकि जो दलित गांव में हैं, अगर वह सरप्लस प्रोड्यूसिंग एरिया में हैं, पंजाब में, हरियाणा में, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में और तराई बेल्ट में, कहीं कहीं राजस्थान में भी,
तो जहाँ सरप्लस अनाज पैदा हो रहा है, जहाँ के किसान थोड़ा सरप्लस पैदा करते हैं, तो वहाँ के मजदूर को भी थोड़ा अच्छा वेतन मिलता है, अच्छी मजदूरी मिलती है। जिस जगह जहाँ पर प्रोक्योरमेंट होता है, जहाँ का किसान सरप्लस पैदा करता है, वह बाय चांस अपनी खेती का मालिक भी होता है। हमने देखा है जाट लोगों के यहाँ, यादव लोगों के यहाँ पूरा परिवार उसी में शामिल रहता है, खेती बाड़ी में सब लोग मिलकर के। तो अगर उनके यहाँ सरप्लस पैदा होता है तो वहाँ के मजदूर भी थोड़ा प्रॉस्परस होते हैं। बिहार के मजदूर पंजाब में जाके खेती करते हैं, अपने यहाँ के जमींदार के पास नहीं खेती करते हैं। तो दलितों की इस आंदोलन में इम्पैथी है। बड़े पैमाने पर मुझे शामिल दलित होते नहीं दिखते हैं, लेकिन वो इनके साथ हैं। इसका एक पॉलिटिकल कारण भी है। आजकल जो वर्तमान सत्ता है, उससे जो लोग अपने को पीड़ित मानते हैं और जो खुद इतने ताकतवर नहीं है कि वो वर्तमान सत्ता से लड़कर जीत हासिल कर सकें, तो उनकी नजर में किसानों ने एक चैलेंज दिया है इस सत्ता को। तो चूंकि ये किसान सत्ता को चैलेंज दे रहे हैं और टिके हुए हैं, तो दलित भी साथ लग लिए हैं, लेकिन इसकी फोर्स नहीं है। और मुझे इस बात की खुशी होगी कि दलित किसानी में कभी नहीं जाए। किसानी में जा करके पीढ़ियां दर पीढ़ियां पीछे रह जाती हैं। मैं रिसर्च करता हूं तो सबसे पहले अपने आसपास देखता हूं। मैं आजमगढ़ से आता हूं। पहले शादियां जो होती थी जमीन देख करके होती थी, कितने बैल की खेती है। तो जितने हमारे कुछ रिश्तेदार हैं कि जिनको 75 में ट्यूबवेल अपना हो गया था, 75 में। तो जो परिवार कृषि में मजबूत थे, उनकी जनरेशंस कहीं आगे नहीं जा पाई। जो मजबूर छोटे किसान थे, जिनके घर महिलाएं खेतों में काम करती थी, जिनके यहाँ नौजवान भागकर बॉम्बे गए, दिल्ली गए, इधर उधर गए, और पैसे इन्होंने जो घर में भेजना शुरू किया, उन्हीं घरों में बच्चे पढ़ लिख करके कलेक्टर कप्तान बने। ये इसलिए जो है दलित राजनीतिक कारणों से है मूलतः इस आंदोलन के साथ कि ये लड़ रहे हैं, हम चलो इनके पीछे पीछे लग जाते हैं, हम इसकी फोर्स नहीं है। और ये किसान जो है ये बहुत मजबूत, ये सवर्ण नहीं है, ये बीच वाली जातियां हैं। जाट को भी समाज शास्त्र के हिसाब से शूद्र माना जाता है। तो ये इनका आंदोलन है और दलित इसमें मेन फोर्स नहीं है। वो ताली बजा रहा है, पीछे पीछे है। नहीं, ताली बजा रहा है, पीछे पीछे है, सिर्फ इसलिए है कि वो सत्ता को चैलेंज कर रहा है या कुछ और भी वजह है? मैंने दोनों कारण बताया ना। एक तो यहाँ सरप्लस पैदा होने वाला एरिया है, तो यहाँ पर लोकल दलित मजदूर को भी अच्छी मजदूरी मिलती है। यहाँ तक कि बिहार से भी या ईस्टर्न यूपी से भी लोग यहाँ आते हैं मजदूरी करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर सरप्लस है तो यहाँ की मजदूरी भी बढ़ के मिलती है। एक तो यह कारण है। दूसरा ये कारण है, ये पॉलिटिकल कारण है कि ये लड़ रहे हैं, हम इनके साथ हैं, क्योंकि जिसको हम चैलेंज नहीं दे पा रहे हैं उसको इन्होंने चैलेंज किया है। सिंपल सी बात। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि पंजाब में जो दलित है, जो अपने हिसाब से बहुत कई जगह काफी प्रॉस्पेरस भी है, काफी बड़ा काम कर रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी है, एंटरप्रेन्योरशिप में भी है, खेती किसानी में भी है, तो वो भी क्या उनके साथ में है या वो अपने काम धंधा में लगा है? बाकी चीजों साथ में है, लेकिन ज्यादातर भावना के साथ में है, विचारधारा के साथ में है कि हम इनके साथ हैं। लेकिन मेन फोर्स तो जो किसान सरप्लस पैदा करता है वही खुद मेन फोर्स है। दलित तो सिर्फ पीछे पीछे है, ताली बजा रहा है कि यस आई एम विद यू, आई एम विद यू। नहीं, लेकिन जब आप कह रहे हैं वो तो ठीक है कि कुछ हिस्सा दलितों का उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश का पंजाब में आता है, लेकिन अधिकांश या 80% ज्यादा तो वहीं रहता है। वो कैसे इनके साथ में है और वो कैसे चुनौती दे सकता है अपने यहाँ के रहने वाले किसानों को? तो यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश की
के बीच ये आंदोलन है नहीं। ये आंदोलन का तो बेस वही है जहां पर सरप्लस पैदा होता है और मंडियों के लिए जहां प्रोक्योरमेंट होता है, जहां लोग प्रभावित हैं, ये आंदोलन वही है। और वह ऐसा क्षेत्र है जिसमें ईस्टर्न यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार से भी दलित अपने यहाँ के किसान को छोड़ करके पंजाब में आके मजदूरी करता है, क्योंकि यहाँ की मजदूरी हाई है। हाई इसलिए है कि यहाँ पर सरप्लस पैदा हो रहा है, तो वो यहाँ आके काम करता है। और जिसके साथ काम कर रहा है, जहां उसको अच्छी मजदूरी मिल रही है, तो उसके आंदोलन में भी वो साथ है, लेकिन वह फ्रंट लाइन में नहीं है दलित कहीं भी। मैं आपको दलित चिंतक नहीं कहना चाहता हूं, मैं आपको चिंतक कहना चाहता हूं। और उस चिंतक के तौर पर यह जानना चाहता हूं कि इस किसान आंदोलन की समस्या के पीछे मूल कारण पिछले 70 साल थे, मैं 6 साल थे, मोदी काल थे या राहुल काल थे या मनमोहन काल थे, नहीं जानना चाहता हूं, 70 साल थे, उसके कारण क्या रहे हैं और वो क्यों नहीं हल हो पाए हैं, उसकी क्या वजह है? देखिए, 70 साल की याददाश्त तो हमारे पास नहीं है। जो हालत आज के 50 साल पहले है, जब मैं बालक था, छोटा, किसान की, और आज में बहुत अंतर आया है। किसानों की स्थिति बहुत ही दयनीय हुआ करती थी। आज उनके पास ट्रैक्टर है। ऐसा ही शायद कोई किसान वेस्टर्न यूपी, हरियाणा, पंजाब, तराई और राजस्थान के कुछ एरिया में ऐसा ही शायद कोई किसान हो जिसके घर में 2-3 बाइक न हो। ट्रैक्टर तो है ही, और शादियों में कितने उनके खर्च होते हैं। तो ये तो बहुत एडवांसमेंट हुआ है उनका। अब जितना वो चाहते हैं शायद उतना नहीं एडवांसमेंट हुआ हो। कोई लोग थियरी लेकर आके बातें करते हैं कि पंजाब के किसानों में बहुत ज्यादा कर्जदारी है बैंकों की, हरियाणा के किसानों में। तो जहां भी उद्योग है, टॉप 10 इंडस्ट्रियलिस्ट को इंडिया में ले लीजिए या वर्ल्ड में ले लीजिए, अमेरिका में ले लीजिए, कैलिफोर्निया में चले जाइए, टोक्यो में चले जाइए, तो हर इंडस्ट्री जो है, कारपोरेशन जो है, बैंक से कर्ज में रहता है। तो किसानों का यह जो है, यह जो आंदोलन है, यह तभी है जब इनका एडवांसमेंट हुआ है। दलित आज सड़कों पर आ जाता है, जैसे 2 अप्रैल को हुआ था, तो तभी यह संभव हो पाया कि जब उसके पास सरप्लस टाइम है, जब उसका एडवांसमेंट हुआ है। 50 साल पहले तो 2 दिन खेत में नहीं काम किया तो घर में चूल्हे नहीं जलेंगे। तो यह एडवांसमेंट हुआ है, तो यह आंदोलन है, क्योंकि उनको उनकी अपेक्षाएं कुछ और भी आगे बढ़ी हैं। आज के 70 साल पहले आपको भी, हम आपकी उम्र, हमारी उम्र लगभग एक ही होगी, क्या कभी सोचा था कि किसान डीजल की मूल्य के बारे में डिबेट करेंगे? क्योंकि तब ट्रैक्टर थे नहीं, तो उनके पास बैल थे। एक बाइक गांव में आ जाती थी तो गांव में तमाम लोग भाग जाते थे कि पुलिस वाले आ गए। आज बाइक पर वो दूध बेच रहे हैं। तो यह प्रोटेस्ट किसानों के एडवांसमेंट का प्रतीक है। और जो लोग प्रतीकों के सहारे जीते हैं, जिनके जीवन में प्रतीकों का बहुत महत्व है, जैसे हुक्का पानी, किसानों के बीच यह एक प्रतीक है। तो मैं तो चाहूंगा दलित जो भी किसान है, किसानी से और गांव से मुक्त हो, और किसान जो आंदोलनरत हैं उन्हें भी यह रियलाइज करना होगा, आज नहीं तो 100 साल बाद, कि पूरी दुनिया का इतिहास देख लें तो धीरे धीरे हर सभ्यता से जैसे ही एडवांसमेंट होगा, किसान और किसानी करने वालों
की संख्या निरंतर गिरती जाएगी और बहुत फायदे का किसानी तभी होगी जब वह कारपोरेट ढंग से हो। पर यह अंतर सर हमेशा याद रखना होगा कि कारपोरेट खेती एक बात है, कारपोरेट टेक ओवर ऑफ खेती दूसरी बात है। तो आज के 10 साल बाद वही ट्रैक्टर बिकेगा जिसमें एसी लगा होगा और उस समय किसान और ज्यादा आंदोलित होगा। तो इसको इस नजरिए से देखना हम समझते हैं देश के लिए यह जो है अच्छा होगा, अच्छे भारत के लिए यह अच्छी बात होगी। और पूरी दुनिया में सब्सिडी इतनी मिलती है, हमने देखा अमेरिका में आप सिद्ध कर दीजिए कि आपकी 4000 एकड़ की फसल खराब हुई हेक्टेयर की, तो उनको पैसे मिल जाते हैं। इंश्योरेंस सिस्टम उनका इतना अच्छा है। तो इसलिए जो है ये इस किसान आंदोलन में कास्ट फैक्टर भी है और सोशल क्लास फैक्टर भी है। यह मध्य जातियों का आंदोलन है। अब जो इंटेलेक्चुअल्स हैं उनको छोड़ दीजिए, कुछ रिपोर्टर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। मैं नॉर्मल अपर कास्ट को दिल्ली में एक भी व्यक्ति को नहीं देखा है जो किसानों को गाली में दे रहा हो। किसानों का दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च को लगा यहाँ के दिल्ली वासियों को कि आप भी देख रहे होंगे कि किसानों ने हमला कर दिया है, ट्रैक्टर का हमला कर दिया है। अरे चिप, हम भी उसमें गए थे, गाने गा रहे हैं, स्लोगन लगा रहे हैं, कुछ लोग नगाड़े भी बजा रहे हैं, और अचानक बाद में क्या हो गया पता नहीं। तो वो चुपचाप आते, चुपचाप चले जाते। तो इसलिए जो है ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड मामला नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं। नहीं, आप मतलब इसके पहले कि मैं आपने कहा, बल्कि उसी से शुरुआत कर लेते हैं। आपने कहा कि कॉर्पोरेटाइजेशन इसका होना ही होना होगा। आपने वही उसका हल बताया है। उसका सच्चाई यही है। पूरी दुनिया में खेती इंडस्ट्री की तरह से जब इवॉल्व हुई, इंडस्ट्री की तरह से इसका विकास हुआ। अमेरिका में धान की खेती बुआई जो है जहाज से हो जाती है, छिड़काई जो है जहाज से, हेलीकॉप्टर से हो जाती है। तो ये जैसे ही जैसे औद्योगिकरण होगा, खेती का भी औद्योगिकरण होगा, हम चाहें या न चाहें। आप बताइए, आप इतने दिन से मीडिया में हैं, कभी किसी शादी के विज्ञापन में, मैट्रिमोनियल में आपने देखा है किसी को ये कहते हुए कि मेरा बेटा किसान है? किसानी फैशनेबल नहीं है। क्यों फैशनेबल नहीं है? किसान भाइयों को भी यह बात समझनी होगी। हमने आनंद का एग्जाम्पल देखा है। पटेल आंदोलन क्यों खड़ा हो गया आरक्षण के लिए? शुरू में हर घर में 4 गायें हैं, 6 गायें हैं, दूध, आनंद का एक नया मॉडल व्हाइट सफेद क्रांति हो गई। सब लोग खुश थे, परिवार में खाना पीना सही चल रहा है। दूध क्रांति। हाँ, पर धीरे धीरे जो नई जनरेशन आई उसका भैंस से, गाय से इंटरेस्ट खत्म हो गया। तो देख रहा है कि दलित जो इस गांव का प्राइमरी स्कूल टीचर बन गया, उसके पास न खेत है न गाय है, कोई सिपाही बन गया, कोई धंधों में लग गया, वो बाइक से आ रहा है, वो उसके बच्चे अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। तो दूध की क्रांति का यह एक साइड इफेक्ट है। नौजवान ने कहा हम भी इसमें नहीं रहने वाले हैं। तो ये जो यही नियति है पूरी दुनिया में, खेती करने वालों का, खेती का यही जो है तरीका रहा है। और कम होते जाएंगे लोग, खेती करने वाले कम होते जाएंगे, खेत बड़े होते जाएंगे, खेती करने वाले कम होते जाएंगे, और जो खेती में ही बने रहेंगे उनका डेवलपमेंट आगे नहीं होगा। पर उनको जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वह नेचुरल ढंग से इवॉल्व होगा। लेकिन ये बताइए, अभी जैसे पंजाब की बात है,
बहुत सारी बातें होती हैं, आपने चीन का उदाहरण और वगैरह-वगैरह दिया और कॉर्पोरेटाइज़ेशन की बात की। लेकिन पंजाब में जिस तरीके से खेती पर दबाव है कि चावल और गेहूँ ही पैदा करना, जबकि वहाँ पानी की स्थिति जो है हम सब जानते हैं। क्या वो उस पक्ष को देखा बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, देश के लिहाज से, समाज के लिहाज से? बिल्कुल देखा जाना चाहिए कि क्या क्या प्रकृति के लिए अच्छा है, क्या किसान के लिए अच्छा है, क्या प्रांत के लिए अच्छा है, क्या देश के लिए अच्छा है। और कुछ चीज़ें अपने आप हो रही हैं। आप अपने यहाँ किसी रिपोर्टर को लगाइए, मलिहाबाद में आम का सीज़न खत्म होते ही जो है प्लांट्स की बिक्री शुरू हो जाती है, आम के और अमरूद के, और लाखों लाख सैंपलिंग्स हर साल बिक रही हैं। पंजाब में कीनू फल की एक क्रांति हुई है। फ्रूट्स की तरफ लोग धीरे-धीरे जा रहे हैं। लोग मिडिल क्लास के अपने दैनिक जो भोजनचर्या है, उसमें फ्रूट एक हिस्सा बनता जा रहा है। पर चावल और गेहूं से फोकस हट करके बाकी एरिया में भी जाना चाहिए। इस पर बहस जरूर ही होनी चाहिए, पर वो बहस कहाँ हो रही है? इस दौर में भी वो बहस नहीं हो रही है कि आम लगाओ बड़े पैमाने पर और एक्सपोर्ट करो गल्फ में, यूरोप में, यहाँ वहां। तो इस पर बहस नहीं हो रही है। तो जो किसान जानता है वही करता आ रहा है। एक चीज़ बताइए, अभी आपके दिमाग में किसानों के लिए क्या सुझाव है कि उनको क्या करना चाहिए? वार्ता पर आकर के कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और सरकार के लिए क्या सुझाव हैं कि सरकार को क्या करना चाहिए? ये तो देखिए, ये तो बड़ा सवाल है। और मैं समझता हूँ कि सरकार को बोलना चाहिए ठीक हम वापस लेते हैं, और चलो इसके बदले हम अपने साइंटिस्ट लगा रहे हैं, कृषि वैज्ञानिक लगा रहे हैं पूरे पंजाब में। जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन हुई थी पंजाब में, बाद में हरियाणा में, वैसे ही अब फ्रूट की क्रांति करते हैं, वेजिटेबल की क्रांति करते हैं। हमें किसी एक बेंगलोर के हैं, वेजिटेबल एक्सपोर्ट करते हैं, बल्कि वेजिटेबल का अचार बना के भेजते हैं। बोले कि दुनिया में भारतीय सब्जियों का टेस्ट सबसे अच्छा होता है, पर बहुत ज्यादा पैदा हो जाने पर वो खराब हो जाती हैं। उनकी प्राइस इंडियन मार्केट में मिल नहीं पाती है, बाहर एक्सपोर्ट नहीं हो पाता है। तो आज जो चाइना है, जो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगती है, उस पर लगता रहता है दुनिया भर में। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि पंजाब से जो है, चंडीगढ़ से या अमृतसर से बड़ा सा जहाज जो है सब्जी लेके डेली जो है निकले, और गल्फ में जो है वहां पर मार्केट में डाले फ्रूट्स। तो ये सब अल्टरनेटिव चीजें किसान को सोचना होगा, क्योंकि गेहूं चावल की उत्पादकता जिस दिन इंग्लैंड के बराबर हो गई, अभी भारत पंजाब का से दूना है इंग्लैंड में गेहूं का जो है यील्ड। तो फिर ये काफी परेशानी में होंगे। इसलिए क्रॉप डाइवर्जन होने का एक टाइम आ गया है। अब लोगों के प्लेट में सब्जियां भी खूब आ रही हैं और फल भी आ रहे हैं जो मिडिल क्लास है। तो यह है सरकार को, ठीक है चलो आप हमारे आदमी को दे देते हैं आप, चलो फिर पर हम आपसे बात जारी रखेंगे। इसमें कुछ देखिए, इंग्लिश में शब्द है ना, SORRY, सॉरी। आप गलती से किसी को सूट पहने जाने व्यक्ति को पान खा के गलती से थूक दिए, सारी बोल दिए, तो मामला हो गया वहीं पर। अच्छा, नो प्रॉब्लम। सरकार को सारी बोल देना चाहिए, और किसानों को आत्ममंथन करना चाहिए कि ये जो सरकार का जो रेट है, कब तक हम बोलते रहेंगे कि मार्केट रेट 15 रुपया है तो हमारा 20 में खरीदो। ये हमारे सम्मान के प्रति एक अच्छी बात नहीं है। ये खुद उनको सोचना चाहिए, जो मार्केट रेट होगा उस पर बिकेगा, और हम ये तभी हो पाएगा जब वो अन्य क्रॉप में जाएं, फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में जाएं।
बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। हाँ, तय बात है कि ये बातें आगे जाएँगी और उस पे चर्चा होगी। बहुत-बहुत आभार आपका कि आपने नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी को इतना समय दिया और बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक थैंक यू।